नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का सबसे चिको लाइट प्रोग्राम है जिसका आप कुछ महीनों से इंतजार कर रहे थे क्योंकि हम व्यस्त थे बिहार चुनाव और उसके बाद दूसरी मसरूफियत में। लेकिन आपकी सारी शिकायतों का पुलिंदा लगातार हम तक पहुंच रहा था और हमने ये वादा किया था आपसे कि विल कम बैक विद अ बैंग। तो आज के किताब वाला में हमारे मेहमान हैं एंड आई मस्ट से आई एम ऑनर्ड टू हैव ऑन द बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, रिटायर्ड। जनरल दुआ ने एक कमाल की किताब लिखी है जिसका शीर्षक है इंडियाज ब्रेव हार्ट्स, अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी। इसे जगरनॉट ने छापा है, पेपर बैक एडिशन है, 299 रुपए इसकी कीमत है और ये किताब और इसकी कहानियां लगभग 200 पन्नों में पसरी हुई है। इट्स अ वंडरफुल रीड, इट्स अ क्विक रीड और ये क्यों है ये आपको आगे की बातचीत में समझ में आएगा। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ की एक फौरी पहचान ये बताई जाती है, जो कि है भी, कि जब हमने उरी पर हुए आतंकवादी हमले के बाद 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ कोर कमांडर थे, चिनार कोर के। लेकिन इस किताब में सिर्फ उस सर्जिकल स्ट्राइक के ब्यौरे भर नहीं है, बतौर सीओ उन्होंने तमाम जो अनुभव इकट्ठे किए, बतौर कमांडो इंस्ट्रक्टर उन्होंने तमाम जो अनुभव इकट्ठे किए, वो कई मजेदार चैप्टर्स में बटे हुए हैं। और इससे पहले कि हम इन अलग अलग प्रसंगों पर बात करना शुरू करें, मैं आपको बता दूं, आप में से कई लोग कहते हैं कि साहब बड़ी मोटी किताब है, हम फिनिश नहीं कर पाते हैं। इस किताब की एक खासियत ये भी है कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ के और अगले चैप्टर तक के लिए अगले दिन का इंतजार कर सकते हैं। इसलिए मैं स्ट्रांगली इस किताब को रेकमेंड कर रहा हूँ। बाकी बातचीत के क्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है आपसे बातचीत करने में, इस खास तौर पे इस विषय पर। और जो आपने अच्छी बातें किताब के बारे में, हमारे बारे में कही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं अमूमन ये सारे इंटरव्यूज में नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं जिन किताबों को पढ़ के आई फील वेरी मूव, वेरी टच्ड, आई फील कि कुछ हमारी जिंदगी में तजुर्बे में इजाफा हुआ है, तो मैं एक रीडर के तौर पर भी आपको खूब सारा थैंक यू कहना चाहता हूँ। और कई कहानियां इस किताब को पढ़ने के बाद हमारे जहन में अटकी रह गई, कहानियां जिनको आप अपनी जिंदगी के सिलसिले में आगे ले जाते हैं। कभी आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, परिवार के साथ, तो आप इस किताब का जिक्र करते हैं उन कहानियों का। और जो पहली कहानी जो मैं चाहूंगा कि आप मेरे व्यूअर्स को जिसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं, वो है कि जब आप कमांडो इंस्ट्रक्टर थे बेलगाम में और आप एक विजिटिंग ट्रू को, जो मिलिट्री स्कूल के बच्चे थे, उन्हें सांप पकड़ने का डेमो दे रहे थे। और फिर जो एक रोचक वाकया होता है कि आप एक सीधी लकड़ी से एक कोबरा पकड़ते हैं और कई दशकों के बाद वो बच्चा आपको मिलता है एक नए अवतार में। प्लीज टेल अस अबाउट इट सर। हुआ ये था कि उस वक्त मैं कैप्टन था, कमांडो विंग में इंस्ट्रक्टर था। तो हम कमांडोज को ट्रेनिंग दिया करते थे, ऑफिसर्स को, जवानों को, पैरा कमांडोज को, सबको। एक मिलिट्री स्कूल्स का एक कैंप आया, उनको भी मैं स्नेक कैचिंग का विषय मेरा था, जिसमें हम सिखाते हैं कि सांप को कैसे पकड़ा जाता है और सांप को क्यों पकड़ते हैं। पहले ये जरूरी है बताना, सांप को पकड़ने की क्या जरूरत है। सांप को इसलिए पकड़ा जाता है एज ए पार्ट ऑफ जंगल सर्वाइवल, यानी कि आपके पास अगर खाना पानी नहीं है तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, क्या आप फूल पत्ते खा सकते हैं। जानवरों में आपको हैरानी होगी कि सांप को आसानी से पकड़ा जा सकता है। आप एक खरगोश नहीं मार सकते, हिरन नहीं मार सकते, अगर आपको सर्वाइव करना है तो हमारे को अपने डर को ओवरकम करना है कि ये सांप काट लेगा और सांप को पकड़ा जाए। तो वो हम सिखलाई देते हैं, फिर उसको कैसे काट के बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। और इट टेस्ट लाइक फिश एज यू मेंशन इन द बुक। ने कहा, और वो सच में बहुत टेस्टी है, जिन्होंने खाया उनको मालूम है। तो एक ऐसा वाकया है, जब एक मिलिट्री स्कूल का एक कैंप आया था, 5 या 6 मिलिट्री स्कूल्स, सारे जो मिलिट्री स्कूल्स के स्टूडेंट्स थे, जब मैं उनको ये डेमोन्स्ट्रेशन एक दे रहा था कि सांप कैसे पकड़ा जाता है, तो फिर हम उनको सिखाते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये आपके पास एक वाई शाखा जैसे हम यूज करते हैं स्टिक नहीं है, आपको एक नॉर्मल डंडी तो मिल जाएगी, नॉर्मल डंडी से कैसे पकड़ते हैं। तो मुझे एक स्टूडेंट ने उठ खड़े कहा कि देखिए, आपने जो दिखाया हमें अच्छा है, लेकिन सर ये तो आपने नॉन पॉइजनस स्नेक पकड़ा। रैट तो स्नेक। हमारी सिखलाई कहती है, रैट स्नेक, तुम्हारी सिखलाई कहती है कि जब आप ये रिस्क की वाला चीज कर रहे हैं तो आप नॉन पॉइजनस पकड़ें, क्योंकि आप आए दिन डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते रहते हैं। जब जान पे बनाएगी तो फिर इंसान करेगा कुछ भी, वो एक अलग बात है। बट दैट इज इन फील्ड सिचुएशन, जब आपको सर्वाइव करना है। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन जो था, उस
मैंने ये सोचा कि हमें अलाउड नहीं है उसको पकड़ना ऐसे स्ट्रेट स्टिक से, लेकिन मैंने सोचा कि ये बच्चे हैं, 8वीं क्लास का बच्चा है, ये जा करके बातें करेंगे, पूरे अलग अलग स्कूलों में जाएंगे, देश भर में बोलेंगे कि साहब कमांडो इंस्ट्रक्टर था, डर गया, ये तो यही समझेंगे। तो मैंने कहा, मैंने हिम्मत करके मैंने स्ट्रेट स्टिक से पॉइजनस कोबरा पकड़ा और उसका पॉइजन निकाल के दिखाया। उसके बाद मेरी खिंचाई भी हुई, मेरे को मतलब मेरे सीनियर्स ने, आपको कमांडेंट, डांट पड़ी? डांट पड़ी कि भाई आप क्यों ऐसे करते हो। वो ठीक थे, मैं गलत था। अब बहुत सालों के बाद जब मैं कर्नल बना, मैं सीओ था, एक हमने वीर योद्धा खोया, एक मेजर रोहित शर्मा। तो जैसे एक उनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया। ये हमारी फौज की एक सेरेमोनियल ड्रिल है कि कमांडिंग ऑफिसर लेडी के साथ, उनकी विडो के साथ राष्ट्रपति भवन जाते हैं, और राष्ट्रपति से जब पुरस्कार लेडी को मिलता है तो कमांडिंग ऑफिसर एस्कॉर्ट करता है, साथ में चलता है। तो जब मैं वहां गया तो एक दिन प्रैक्टिस होती है, एक दिन पहले। उस प्रैक्टिस में जो एडीसी है वो हमें ब्रीफ कर रहा था, बड़ा टॉल हैंडसम आदमी, और वो ब्रीफ कर रहा था, कैप्टन था। ब्रीफिंग के बाद जो उसने हमारी रिहर्सल कराई, और उसके बाद सब विजेताओं की, उसके बाद वो आए, मेरे पास आया कि सर आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सर मैं ही वो लड़का हूं जिसने आपको सांप पकड़ने के लिए कहा था। और व्हाट अ कोइंसिडेंस, मतलब दुनिया में। तो वो आके मेरे पास आया, उसका नाम है गोपी राठौड़, और वो मेरे को आके बोलता है सर मैं वो था। और फिर चलते रहे वहां से। मेरी उसके 1-2 साल बाद मेरी पोस्टिंग दिल्ली हो गई, फिर हमारा उससे आना जाना रहा। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे बेटे उस वक्त स्कूल में थे, दे यूज्ड टू लुक अप टू हिम, वो उनके लिए एक हीरो फिगर था। और हम राष्ट्रपति भवन भी उसने दिखाया अच्छे तरीके से, तो थोड़ा बहुत आना जाना हो गया। फिर एक फिर मेरी पोस्टिंग वियतनाम हो गई 3 साल के लिए एम्बेसी में। फिर मुझे खबर मिली कि गोपी कैप्टन, उस वक्त मेजर गोपी राठौड़, एक एनकाउंटर में वीरगति को प्राप्त हुए। ये 2005 की बात है। हुआ ये कि ये प्रेसिडेंट के एडीसी थे, एक नहीं बल्कि 2 प्रेसिडेंट्स के एडीसी रहे, लेकिन इनके दिल में भी एक जोश, एक गुब्बार था कि मैंने जाके ऑपरेशन में हिस्सा लेना है। तो ये अपनी बटालियन में गए कश्मीर के इलाके में, और कश्मीर में जैसे ये इनका जो एनकाउंटर हुआ 2005 में हुआ। तब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मेरा इनके साथ ऐसे, फिर बाद में मैं कोर कमांडर बना कश्मीर का, काफी सालों बाद 2015 में। और उस वक्त भी मैंने जाके देखा कि इनके नाम से टूर्नामेंट अभी भी बांदीपुर के इलाके में चलता है हर ही साल। वाज सो पॉपुलर कि जब उनकी डेथ हुई, जब वो शहीद हुए, तो पूरा कस्बा भी बंद हुआ। जी, वो ऐसा था कि ज्यादातर ऐसे नहीं होता कि वहां के लोग जहां पे वो डिप्लॉयड थे, लेकिन जी। वहां के लोग भी उनको इतना चाहते थे। अब वो अभी भी टूर्नामेंट, अभी भी वो इज्जत देते हैं। 10 साल बाद मैं वहां पर कोर कमांडर बना था। तो ये एक अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन किस तरीके से मेरे जीवन में जुड़ गई, इसलिए मैंने इसके बारे में व्याख्यान किया। जी। आप मुझे जब ये सांप पकड़ने का वाकया बता रहे थे तो मुझे वो किस्सा भी याद आ गया किताब का, जिसमें अजगर ने आपकी उंगली दबोच ली थी और पूरी बाह को जोर से जकड़ लिया था। वो एक अलग ही वाकया था कि एक पाइथन अजगर, जैसा आपने कहा कि उसको मैं पकड़ रहा था। तो एक एक ऐसा इंसिडेंट है कि मैं एक लीडो टैंक है हमारा, टैंक में भी एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तो मैं वो टैंक में डेमोन्स्ट्रेशन दे के आया था। मेरे कपड़े अभी यानी कि हम स्विमिंग पूल टाइप टैंक में कूदे थे, और जो हाइट से हम जंप करते हैं, उसके बाद मेरे कपड़े थोड़े, सारे कपड़े गीले थे। थोड़ा जल्दी में हमें डेमोन्स्ट्रेशन देना था, मैंने गीले कपड़ों में ही सांप पकड़ रहा था। एक के बाद एक हम दिखाते हैं, पहला आपका कोबरा, फिर वाइपर। तो जब पाइथन की बारी आई, पाइथन एक नॉन पॉइजनस स्नेक होता है, लेकिन पाइथन अजगर जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ा होता है, वो निगल जाता है छोटे छोटे जानवरों को। तो मैं शायद थोड़ा कैजुअल हो गया, या उसके ऊपर पानी टपक गया, या कुछ हो गया। ये बड़ा अजगर वैसे अचानक जो बड़ा पहले फ्रेंडली और ओबीडियंट अजगर था आपके मामले फ्रेंडली में। टाइप का था, मतलब मैं कई बार उसको करा, वो उसको उसकी पूंछ पकड़ लेते थे, बातचीत करते थे। वो अजगर वैसे भी इतना फुर्तीला नहीं होता, तो वायलेंट भी नहीं था। तो अचानक उस दिन न जाने शायद पानी गिर गया या क्या हुआ, वो अचानक, मैं इधर बात कर रहा था, कुछ जवाब दे रहा था, जो डेमोन्स्ट्रेशन देखने वालों ने सवाल पूछा, तो वो झपट के उसने मेरी उंगली पकड़ ली।
उसने मुंह मतलब बाइट कर दिया मेरे को। जैसे उसने बाइट किया तो मैंने हाथ छोड़ा और उसको उसका मुंह पकड़ लिया। तो वो हम अंदर बंद गए, उसने फिर पूरी बॉडी उसकी मेरे हाथ पे लिपट गई और वो क्रश करने लगा मेरे हाथ को, बहुत पावरफुल होता है। तो इसमें कहीं मेरा खून भी आ रहा था, पानी भी, मेरे हाथ गीले थे, वो ड्रिप कर रहा था। ज़ाहिर है उस टाइम मुझे पसीना भी आया होगा और फिर वो लिपटा हुआ था, दबा रहा था, तो बड़ा एक ट्रिकी सी सिचुएशन हो गई। खैर किसी और की मदद से फिर मैंने धीरे-धीरे उसको खुलवाया, खोला और मैं अपना इंजेक्शन वगैरह लेने चला गया हॉस्पिटल, जैसे मेडिकल एडवाइस के हिसाब से। और मज़ेदार वाक़या शायद आप उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, वो ये है कि उसके 2-3 दिन के बाद मुझे जाना था, मेरी शादी थी हफ़्ते बाद। लेकिन और शादी के दिन ही मुझे टेलीग्राम मिला कि उस अजगर की डेथ हो गई है। तो मेरी वाइफ़ मैम का क्या रिएक्शन था? वही तो, मेरी वाइफ़ तो ऑलमोस्ट सेड कि मैं कहती हू इज़ मोर पॉइज़नस, मैं मतलब शी ऑलमोस्ट सेड कि मैं शादी नहीं करती हूँ इन लाइटर वेन। ये तो लाइटर नोट की बात आ गई, लेकिन एक बार मतलब वैसे तो एक फौजी की जिंदगी में कई दफा होता है कि मौत बिल्कुल करीब से गुजर जाती है, गोलियां करीब से गुजर जाती हैं और कई दफा तो जिस्म को भेजती भी हैं। अ, आप लोग एक सर्च ऑपरेशन के लिए गए थे, आप थे, आपके पीछे मेजर हिमांशु सावंत थे, इफ आई रिमेम्बर द नेम करेक्टली। जी, बिल्कुल। और उस दौरान आप बहुत हैवी एम्यूनिशन कैरी कर रहे थे क्योंकि और लोग नहीं थे। आपने अपनी टीम के, अपने क्यूआरटी के कुछ मेंबर भेजे थे, आप सीईओ थे। ये बड़ा अनहर्ड सा होता है कि सीईओ साहब खुद ये सारी चीजें कैरी कर रहे हैं, बट यू डिड दैट। और जैसे आप एक नाले को पार करने के लिए अपना बैलेंस बनाते हैं और वहां पर एक आतंकवादी छिपा हुआ था और अचानक से आप हिमांशु की तरफ देखते हैं, हु इज एमिंग एज इफ एट यू, और वो फायर करते हैं। प्लीज टेल अस अबाउट दैट इंसिडेंट, दैट क्लोज एनकाउंटर, कान के करीब से बुलेट्स का गुजरना। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम तैयार क्यों नहीं थे? यानी हमारी तैयारी थोड़ी कम थी क्योंकि मैं, हिमांशु और हमारी क्यूआरटी, हम ब्रिगेड हेडक्वार्टर गए हुए थे किसी और काम के लिए। जी। जब वहाँ हमें खबर मिली तो हम वहाँ से वी रश्ड बैक, वापस आए। एनकाउंटर का इलाका हमारे बटालियन बेस में था, जो तकरीबन आधे घंटे 15-20 मिनट की ड्राइव थी वहाँ से। फिर हमें एक जगह से जंगल पहाड़ की तरफ ऊपर चलना था, जिसमें हमें तकरीबन 45 मिनट या 1 घंटा लगा उस इलाके में पहुँचने के लिए जहाँ एनकाउंटर चल रहा था। लेकिन एनकाउंटर शुरू होने से पहले हमारा कॉर्डन अच्छी तरह नहीं लग पाया था। ये मुझे रेडियो सेट पे उन्होंने बता दिया था, कैप्टन विनोद ने, जो इंचार्ज था एनकाउंटर साइट पे। और उसने कहा था कि जिस तरफ से आप लोग ऊपर आ रहे हैं, इधर मेरा कॉर्डन नहीं लगा है, तो यहाँ से कोई टेररिस्ट भाग सकता है। आपके पास आप ही वहाँ लगवा दीजिए कॉर्डन। तो मैं इस इलाके में हम चल रहे थे, वो थोड़ा खतरा था कि उधर टेररिस्ट नीचे आ सकते हैं। मेरे हाथ में एम्यूनिशन क्यों था? वो इसलिए था कि ये सब लोग तैयार थे वेपन्स के साथ। मेरे पास कोई वेपन नहीं था। वो एक अलग कहानी है कि मैं ऐसे जाता था। वी विल कम टू दैट। ऑलराइट, थैंक यू। तो अब कुछ एम्यूनिशन बेस उस रोड हेड पे आया हुआ था, लेकिन ले जाने वाले लोग नहीं थे, तो मैंने रॉकेट लॉन्चर के 2 पॉड्स उठा लिए, 4 रॉकेट्स अपने हाथ में। और आपने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता कि सीओ करता है। मेरी समझ से ऐसा नहीं है, कोई भी सीओ करेगा। यानी कि जब एक लड़ाई का ऐसा माहौल होता है तो उसमें कोई सीओ और कोई सिपाही नहीं रह जाता, क्योंकि उस वक्त हम सब साथी हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। वो मेरा रोल, मेरा डिसीजन, मेरा रोल अलग है, वो एक अलग बात है। हम्म। तो जब हम ऊपर जा रहे थे तो मेरे हाथ में ये था। तो हाँ, हुआ ये कि क्योंकि हम लोगों ने अपना एक एलएमजी ग्रुप जो था वो छोड़ दिया, अब हम सिर्फ 3-4 लोग रह गए, मेरे साथ 3 और हमने एलएमजी ग्रुप को इसलिए छोड़ा कि अगर यहाँ से कोई टेररिस्ट आ रहे हों तो वो उसको कवर कर सकें, उस अप्रोच को, उस नाले को। जी। वो स्टेज ऐसी आई कि एक समय था जो मैं आगे था और एक नाले पर जब मैं अपना बैलेंस बना रहा था तो मेरे को मेजर हिमांशु की आवाज आई, हे करके, और मैंने पीछे देखा क्या कर रहा है। वो मेरे कुछ कदम ही पीछे था और उसने, जैसे आपने कहा, उसने राइफल मेरे ऊपर, एके राइफल इस तरफ तानी हुई थी। और मैं हैरान कि हुआ क्या, ये ऐसे क्या कर रहा है, मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है। और इससे मेरी हैरानी और क्या बढ़ गई जब वो फायर करना शुरू कर दिया। सिंगल शॉट उसने मतलब फायर किया मेरे टांगों में एक्चुअली, क्योंकि टेररिस्ट जो है मेरे टांगों के नीचे नाले में एक टेररिस्ट था जो
उसका भी मैंने फायर सुना, लेकिन हिमांशु की गोली उसको लग चुकी थी, इसलिए मेरा बचाव हो गया। और वो गोली मेरे नजदीक से मतलब गुजरी, उसकी गोली नीचे। ये सब मुझे उस वक्त नहीं मालूम था, मतलब ये मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। उस वक्त तो मैंने ना उसको देखा ना मैं सिर्फ गोलियां सुनी और मैंने जंप किया। और फिर मैं दूसरी तरफ जाके गिरा, और फिर आगे का आपको पता है वो, फिर हम उस दिन का एक बड़ा क्लोज सेफ था हिमांशु की होशियारी से और ऊपर वाले की कृपा से। इंटरेस्टिंग। आपने कहा कि मैं वेपन कैरी नहीं कर रहा था, पर बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहनना, वेपन कैरी ना करना और हेलमेट ना लगाना, ये आपके मोडस ऑपरेंडी का हिस्सा था। इसकी क्या वजह थी? कई आपने वाकये लिखे हैं इससे जुड़े हुए, like that helmet story and the umbrella story, which is very interesting. देखिए, एंड में आपने जैसे कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई कोई वजह थी या कुछ स्टार्ट हुआ था। जैसे ही मैंने कमांडिंग ऑफिसर का पदभार संभाला, जी। कुछ ही दिनों में हमारा ये पहला एनकाउंटर हुआ, और हम उस इलाके में रिसेंटली डिप्लॉय हुए थे, और पहला एनकाउंटर टेररिस्ट के साथ में हो गया। और पहले टाकरे में हम 3 टेररिस्ट थे। टेररिस्ट तो हमने मार दिया, लेकिन हमने मेजर रोहित शर्मा, शहीद हुए। एक हमारे सबसे जो पहले ऑफिसर वीर गति को प्राप्त हुए, वो मेजर रोहित शर्मा थे। नाउ उसके बाद हमारा सबका मोराल बड़ा लो हो गया। पूरी यूनिट का पहला एनकाउंटर हो और उसमें हम एक लीडर को खो दें, तो उसके बाद मैं भी खुद ऐसे लो महसूस कर रहा था। लेकिन फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि ये सब मेरी तरफ देख रहे हैं, लीडरशिप मुझे, नेतृत्व मुझे देना है। तो सबका मोराल बांधने के लिए, सबको वो करने के लिए मैंने कहा, उनको एक बड़ा जोश वाला भाषण दिया और कहा कि वो एक हीरो था, उसकी वजह से कितनी जानें बची सिविलियंस की और सोल्जर्स की। आखिर वो तीनों टेररिस्ट मारे गए क्योंकि गांव में था वो एनकाउंटर। तो हमने कहा कि अब हम उसका मिशन पूरा करेंगे, हम उसको ऐसी होमेज देंगे कि हम कोई टेररिस्ट यहां ना रहने देंगे, ऐसे करके जैसे बातचीत की जाती है जवानों के साथ। उसका जब अगला कुछ दिनों बाद हमारे को अगला एक मौका मिला, तब मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। ये गलत था। आई वॉज ऑल्सो एक्टिंग ब्रेवर देन आई फेल्ट, एंड इट वॉज लिटिल फुलिश। लेकिन मेरा मतलब ये मकसद ये था कि जब वो अपने सीओ को देखेंगे जवान कि सीओ आगे आगे चल रहा है और उसने जैकेट नहीं पहनी, मैंने कहा तुम लोग बचाओगे मेरे को, तुम हो रक्षा करने के लिए, मेरा काम है, मैं वेपन भी नहीं लूंगा। क्यों? मेरा काम है सोचना। मैं भी अगर गोली चलाने लग जाऊंगा तो फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं उस पर नहीं ऑपरेशन को रेगुलेट नहीं कर पाऊंगा। जी। हाँ, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मेरे को वो करना ज्यादा जरूरी है। तो और इसमें जैसे आपने भी जिक्र किया, मेरे को उसमें देखने में मिला कि उसकी वजह से एक अलग टाइप की एनर्जी थी जवानों में, मेरे यंग ऑफिसर्स में, सब में, और बहुत ही अलग एक समन्वय देखने को मिला। मैं ये नहीं कहता कि ये एक ठीक तरीका है, मैंने कहा कि ये गलत है। लेकिन जब आपके सबॉर्डिनेट, आपके टीम वाले देखते हैं कि आप एक गलत चीज भी अगर कर रहे हो, उसके पीछे स्पिरिट क्या है। मैं कोई उल्लंघन करने के लिए रूल्स के नहीं कर रहा था, मेरा मकसद कोई और था। वो मकसद कामयाब हुआ तो मैंने यही करना शुरू कर दिया। और आपने जिक्र किया, और मैं आपको बताता हूं कि मैं प्रभावित किस बात से हुआ। जी। एक किताब है अ ब्रिज टू फार बाय कॉर्नेलियस रयान। ये मैंने अपने एकेडमी डेज में पढ़ी थी जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। आप भी जानते हैं, जब हम यंग एज में, टीन एज में कोई किताब पढ़ते हैं जिसपे हमारे ऊपर एक प्रभाव पड़ता है अच्छा, तो वो एक ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ जाता है आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में, और आप वैसे बनने की कोशिश करते हैं अगर आपको अच्छा लगे। इसीलिए कहा जाता है अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी सीख लो उस एज में, टीनेजर्स के लिए। तो उस किताब में, ये वर्ल्ड वॉर 2 की किताब है, जर्मनी के इलाके में वर्ल्ड वॉर 2 में एक जगह पे उस वक्त क्या होता था कि एलाइड फोर्सेस, अलग अलग देशों की आर्मी, कोई हॉलैंड से है, कोई फ्रांस के हैं, यूके, फ्रांस, फ्रांस है, अमेरिकन। तो जब अलग अलग फोर्सेस इकट्ठी होती थी, कई बार उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती थी। तो एक
एक जगह एक मेजर था, मुझे अभी भी नाम नहीं याद आ रहा है, आई एम सॉरी, मेजर साहब, उस वो अपने साथ एक सिर्फ अम्ब्रेला छाता लेके चलता था और वो फेमस हो गया। सब कहते थे मेजर विद अम्ब्रेला। उसका वो एक इंग्लिश मूवी भी है, पिक्चर भी है जो मैंने देखी है, और उसमें बड़ा अच्छा एक वाक्य है कि एक चर्च के पादरी चल रहे हैं, जब शेलिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो छाता खोलता है, कहता है कम फादर कम अंडर माय अम्ब्रेला, जैसे कि वो छाता बचा लेगा आर्टिलरी शेलिंग। तो वो एक मजाकिया सा था, लेकिन वो उसने लिखा इसके बारे में, वो साउथ अफ्रीका का था, उसने लिखा है इस बारे में कि एक दो दफा जब आमने सामने दो पेट्रोल हो गए और ऐसी नौबत आ गई थी कि शायद ये एक बिना, क्योंकि पहचान की वजह से वो एक दूसरे पे फायर करने वाले थे, जबकि दोनों एक ही तरफ से लड़ रहे थे, एलाइड थे, और किसी ने दूसरे को रोका क्योंकि उसने मेरा छाता पहचाना कि मेजर विद अम्ब्रेला, नहीं नहीं ये तो हमारी साइड के हैं। तो ऐसी चीजों से शायद इंसान प्रभावित होता है, और तो फिर इसी वजह से जो हुआ एंड सो देन दैट थिंग कि छाता तो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही कैरी करते हैं, बिकॉज इट कैन रेन एनी टाइम। एग्जैक्टली, जर्मन्स डोंट कैरी अम्ब्रेला। जर्मन, एग्जैक्टली। तो उसमें मतलब मैंने इस डिटेल में नहीं कहा, क्योंकि वो छाता वाला जो है, आप सब जानते हैं ब्रिटिशर्स हैव दिस स्टाइल ऑफ, एंड दोस डेज मोर सो, कि ऑफ कैरिंग एन अम्ब्रेला। जर्मन्स डोंट कैरी अम्ब्रेलास, तो दैट्स हाउ ही वाज, हिज एंटायर प्लेटून वाज सेव्ड। और सीओ साहब हैट लगाते थे। वो हैट वाला जब किस्सा मैं पढ़ रहा था, और उसमें जब आपकी ही पार्टी आपकी तरफ फायरिंग शुरू कर देती है वो और फिर आप एकदम से खड़े हो जाते हैं और फिर वो पहचान लेते हैं, अरे ये तो अपने सीओ साहब हैं। तो इसका इरादा इस बात से तुलना का नहीं था, लेकिन ये ऐसा हुआ है इंसिडेंट जी कि मैं हैट पहनता था। ऐसे ही कई कमांडिंग ऑफिसर्स करते हैं, क्योंकि अभी आप थोड़े सीनियर हो गए हैं। बाकी सब एक कैप होती है जिसमें आगे एक फ्लैप होता है, हैट में राउंड ब्रिम होता है पीछे जी से, जी। वो थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश है, आर्मी के ज्यादा सीनियर ऑफिसर पहनते हैं। तो कमांडिंग ऑफिसर बन के पहला लेवल आता है, उसके बाद आप मतलब वो पहन लेते हैं। अब एनकाउंटर में आप जा रहे हैं तो आप हैट पहनते हैं, है सारा सेम कॉम्बैट क्लॉथ का, बट वो डिस्टिंक्टिव हो जाता है, दूर से पहचाना जाता है कि ये इन्होंने हैट पहना सीओ है। है, हाँ। जी। तो अब उसमें जब हमारा एक ऑपरेशन ऐसा चल रहा था कि पिछले तक पूरी रात हम लोग बाहर थे जी टेररिस्ट के पीछे, और वो हम उनको ढूंढ रहे थे, कॉर्डन था, और बारिश बहुत हुई। बहुत बारिश होने की वजह से उधर उस वक्त हमारी धीरे धीरे बैटरीज खत्म हो गई, रेडियो सेट काम करने बंद हो गए। अगले दिन और वो टेररिस्ट भी बच निकले, स्लिप हो गए। डिप हो गए, निकल गए, तो मतलब एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा ऑपरेशन हो गया, जबकि हम 12-14 घंटे 15 घंटे हम बाहर रह चुके थे। बैटरीज हमारी जैसे मैं कह चुका हूं कि काम करना बंद कर रही थी। तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि एनकाउंटर हमारा स्टार्ट हो गया, टेररिस्ट के साथ मिल गए हमें, एक रिवर बेड था। मेरी पार्टी रिवर बेड के दूसरी तरफ थी, और हमारे पीछे एक और रिज थी, पहाड़ी चढ़ रही, जैसे नदी जो है वो पहाड़ों के बीच में से जाती है, तो पहाड़ी चढ़ रही थी, और ऊपर एक कट ऑफ ग्रुप पीछे भी लगा था, हमारे ही लोग थे, ताकि अगर वो उधर से निकल के मान लो एस्केप करके भाग गए तो ये ग्रुप टैकल करेगा। ऐसा हमारा टैक्टिक्स और ऑपरेशन होते हैं। जी तो इस हालात में इस तरफ नदी के एनकाउंटर चल रहा था, नदी के उस तरफ कमांडिंग ऑफिसर यानी मैं और मेरी पार्टी, तो हम लोग वही 5-6 लोग थे, और हम चल रहे थे। एक सिविलियन औरत उधर, उसके घुटने में गोली लग गई थी, काफी ब्लीडिंग हो रही थी, उसको भी हमारी पार्टी ने उठाया और चला, वो उसकी उसकी आपको डांटना भी पड़ा हाँ, वो एक उनको। अलग चीज है कि वो शर्मा रही थी कि नहीं मेरे को ये कैसे उठाएगा। मैंने कहा तुम्हारे बेटे की उम्र का है, इसको उठाने दो, मतलब तुम्हारे को ले जाएंगे कैसे फिर हम यहाँ से। और वो रिवर बेड में बड़े बड़े बोल्डर्स और रॉक्स होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप पैदल, मतलब कोई रास्ता नहीं है सीधा। उस दौरान जबकि हमारे रेडियो सेट नहीं काम कर रहे थे, हम इस औरत को भी साथ ले जा रहे थे, उसकी बेटी भी साथ में थी। तो जो बेटी चल रही थी, पैदल चल रही थी, तो अब हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते तो हमारे ऊपर फायरिंग आती थी। अब हमें मालूम है कि एनकाउंटर तो वो दूसरी तरफ चल रहा है, लेकिन हमारे को फायरिंग आ रही थी पीछे। तो हमारी अपनी ही पार्टी जब हमें देखती थी तो वो फायर करती थी, वो सोचते थे कि टेररिस्ट शायद इधर से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको 4-5 आदमी नजर आते थे सीओ वाली पार्टी। तो वो सोचते थे टेररिस्ट हैं और फिर गोली फायर करते थे।
अब रेडियो सेट क्योंकि काम नहीं कर रहे थे, हम उनको बता नहीं पा रहे थे, तो ये ऐसा 2-3 बार हुआ। जरा सा हम जब भी वो हमारे को देखते तो फायर करते, और हम बोल्डर्स और रॉक्स के बीच में चल के जा रहे थे। तो एक दफा मुझे तो मालूम था ये हमारी पार्टी है, तो मैंने इनको बोला, अब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सी हो गई थी हमारे को, 18 घंटे हो गए थे बाहर, भीगे हुए थे, कपड़े भीगे हुए थे। मैंने अपने जवानों को बोला तुम नीचे बैठो, मैंने अपनी हैट लगाई और मैं सीधा उठ खड़ा हुआ। और मैंने सोचा वो पक्का अपने सीओ को पहचानेंगे, और वो हैट एक डिस्टिंक्टिव सी हो गई थी, पहचान हो गई थी, तो उसका बड़ा फायदा हुआ उस दिन। और बाद में मेजर देश पांडे ने, जो उस पार्टी का इंचार्ज था, उसने कहा कि जैसे ही मैंने देखा आपके वो लाल रंग का एक बैज, जो हम हमेशा कहते थे आप मत पहनो, लेकिन आप हमेशा पैराशूट का विंग और लाल अपना कमांडो का इंसिग्निया पहनते थे, तो वो कुछ हमें लगा यहाँ से कि, और जिस तरीके से आप उठ के चल रहे हो, मतलब अब आप क्रॉल करने की कोशिश नहीं कर रहे ने, मैंने सबका फायर रोका कि ये तो अपने हमारे कमांडिंग सीओ साहब है। तो उससे हमारा वो उस दिन हमारी जान बची। गलत भी हो सकता था, लेकिन somewhere you have to take a leap of faith, have confidence in yourself and the force above you. आप मुझे ये बता रहे थे और मुझे वो वाला वाकया याद आ गया, जब आपकी क्यूआरटी टीम का जवान आपको जाने नहीं दे रहा था, नहीं साहब आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको जाने नहीं देंगे। वो एक ऐसा दिन था जबकि बटालियन बेस में जब इंफॉर्मेशन आई कि 6 टेररिस्ट एक सिलूनी एक गांव में, उस गांव में छुपे हुए हैं 2 मकानों में। जी तो क्योंकि उन्हीं के घर से एक लड़के को उन्होंने बाहर निकाला था, इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्रेडिबल थी और जरूरी था कि हम जल्दी पहुंचे। वो थके हुए थे और कहीं रेस्ट कर रहे थे कि इससे पहले कि वो चले जाएं। तकरीबन 1 घंटा लगना था हमें चलने में, और उस वक्त कुदरती तो ऐसा हुआ कि सारे ऑफिसर्स बाहर जा चुके थे, कोई ऑफिसर नहीं था हमारे बेस में, सिर्फ मैं था। तो मैंने बोला क्यूआरटी तैयार करो। हमने दूसरी तरफ से काफी आगे जो हमारी पहाड़ों पे पोस्ट है, उधर से मैंने हिमांशु सावंत वाली पार्टी को भी चलाया कि तुम उधर आओ नीचे, लेकिन इनको 2 घंटे लगने थे, हम 1 घंटे में पहुंचना था, ऐसे अंदाजा था। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा पार्टी को लेके। तो नॉर्मली कमांडिंग कोई ना कोई जाता है और कमांडिंग ऑफिसर कोऑर्डिनेट करता है, तो मैंने कहा भी कोई नहीं है तो मैं लेके जाऊंगा। फिर मैंने देखा कि मेरा सूबेदार मेजर जो है, जो सूबेदार मेजर जो होता है सब जवानों का सब सीनियर मोस्ट फादर फिगर भी होता है, और वो भी सीओ का एक राइट हैंड मैन होता है। तो वो मेरी क्यूआरटी में शेर सिंह को, मैं एक जवान जो मेरा क्यूआरटी वाला मेरे सीओ क्यूआरटी में था, सीओ प्रोटेक्शन पार्टी में, उसमें उसको ब्रीफ कर रहा था काफी कुछ। तो मैं चल पड़ा आगे। एक ऐसी स्थिति आई एक जगह पे जब फायरिंग चल रही थी, तो मेरी पार्टी पहुंच रही थी, अभी ऊपर से हिमांशु वाली पार्टी ने दूसरी तरफ से आना था। फायरिंग स्टार्ट हो गई जब हमारी आपस में, तो एक हम लोग खेत के लेवल होते हैं, जैसे आप पहाड़ों में देखते हैं ऐसे स्टेप सीढ़ीदार खेत होता है, सीढ़ीदार खेत। तो सीढ़ीदार खेत की मुंडेर ऐसे होती है कई जगहों पे कि आप चल रहे हो तो आपका आधा शरीर दिखाई दे रहा है और आधा शरीर उसके नीचे जरा सी जगह है। तो एक जब हमारे आपस में जब फायरिंग शुरू हो गई, तो हम उस खेत के स्टेप के नीचे छुप रहे थे, और लेकिन फायरिंग कुछ ऐसे आ रही थी, हमारे पैरों के पास आ रही थी, हम अपने पैर समेट रहे थे, तो गोलियां लग रही थी जमीन पे, तो खतरा हो सकता था। फिर कुछ फायरिंग रुकी, कुछ एक पार्टी हमने उधर से भेजी, दूसरी तरफ से भेजी। जब उधर फायरिंग शुरू हुई तो हमने एक ओपन पैच था, उसको दौड़ के क्रॉस करना था एक एक करके, कि हमने कहा निकलते हैं उधर से ताकि हम उनको घेराव कॉर्डन कर सकें, पूरा कॉर्डन कर सकें। वो क्रॉस करने से पहले शेर सिंह, मेरा शेर सिंह उसका नाम था, वो सामने आ गया। क्योंकि जैसे हम कई बार बात कर चुके, मैं नहीं पहनता था बुलेट प्रूफ पटका हेलमेट। वो खड़ा हो गया हेलमेट लेके, एक्स्ट्रा हेलमेट लाया हुआ था, और मेरे को हेलमेट देके उसने इंसिस्ट किया कि आप पहने। मैंने कहा शेर सिंह तेरे को पता है मैं नहीं पहनता हूँ। नहीं सर, आज कहता है ये फायर बड़ा कारगर है, आज आपको पहनना पड़ेगा। मैंने कहा चलो शेर सिंह अब टाइम नहीं है, चलो चलो। वो अड़ गया मेरे सामने, फिर कहता है साहब सूबेदार मेजर साहब मेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। एंड देन आई रियलाइज वो ये बात कर रहे थे, वो उसको उन्होंने बोला कि आज आप कमांडिंग ऑफिसर नहीं, आप आज पार्टी इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज बन के जा रहे हैं, ये पूरी पार्टी आप, मतलब आपका लेवल डाउन है, आप सबसे आगे हो। तो उसने मुझे हिलने नहीं दिया जब तक मैंने वो हेलमेट नहीं पहनी। और मैं बार बार सैल्यूट करता हूं ऐसे जवानों को, ऐसे जेसीओस को। ये जज्बा जो हमें देखने को मिलता है वहां पे, तो
वो ये चीज मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ। अब वो सूबेदार बन के ऑनरी कमीशन लेके रिटायर हो गया है शेर सिंह, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन कभी कभी पुरानी नहीं हो सकती मेरे दिलो दिमाग में। आप मुझे ये वाकया बता रहे थे और इससे अब अगले सिलसिले की तरफ चलते हैं, जब पठान सूट पहने हुए सीओ साहब के बारे में पाकिस्तानी ट्रूपर्स धमका रहे थे कि उनको बोलो वापस, और फिर आपने कहा कि तुम एक गोली चलाओगे, पता नहीं लगेगी कि नहीं, लेकिन फिर हम बहुत गोलियां चलाएंगे। काफी मतलब यहाँ से हम लोग खबरों में देखते हैं, जिन लोगों को उस टेरेन के बारे में नहीं पता है, जी एलओसी पूरी मार्किंग तो है नहीं, ऐसे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है कि वो पॉसिबल भी नहीं है पूरी तरह से मार्क करना। बीच में नाले पड़ रहे हैं, गांव हैं, खेत हैं, पहाड़ी है, और ऐसे में कई हमारी फॉरवर्ड पोस्ट जो है, सेंट्री पोस्ट, वो बिल्कुल पास पास आ जाती है। जैसे जिस अगले वाक्य के बारे में हम बात करेंगे, 50 मीटर की दूरी थी। और प्री मिलिटेंसी ऐसे कई किस्से हैं। मैं जनरल पनाग से बात कर रहा था, उन्होंने भी अपनी किताब में जिक्र किया है, जहाँ पे वी कैन लिटरली टॉक टू ईच अदर, टॉक, एक्सचेंज प्लेजेंटरीज, और वो ईद वाले गिफ्ट या दिवाली वाले गिफ्ट, उस तरह की चीजें भी करते थे। तो वो वाला क्या मामला था जिसमें वो दे वर थ्रेटनिंग टू फायर एट यू? हाँ, जैसे आपने कहा सौरभ की देवर टाइम्स, जैसे मैंने भी एक वाक्य बताया, देवर टाइम्स इन कुपवाड़ा में था, हम लोग 1983 की बात है, जब हमने उनसे ईद की सेवियां खाई, हमने भी ईद मुबारक बोला। और तो देवर टाइम्स जहां हम मिलिट्री टू मिलिट्री और रिलेशन अगर ठीक हो, यानी कि उस टाइम अगर फायरिंग नहीं आपस में कर रहे हो तो बातचीत होती थी। जी अब जो मैंने वाक्य 99 का बताया है, इस वक्त कारगिल वॉर चल रही थी, जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत ज्यादा सरगर्मियां थी, फायरिंग थी, आर्टिलरी शेलिंग होती थी, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स होते थे, जिनको हम फिर एनकाउंटर्स होते थे। तो एक दिन हमारी एक फॉरवर्ड पोस्ट पे जो कि ऐसे एक माउंटेन स्लोप जा रही है दुश्मन की तरफ, यानी कि नाला है और उस और नाला एलसी था, और उसके उस तरफ फिर दूसरी तरफ पहाड़ी चढ़ती है, तो वो उनका इलाका था। तो बीच में हमारी पोस्ट और उनकी पोस्ट के बीच में फासले बहुत कम थे, यहाँ पे तकरीबन 60-70 मीटर का ही फासला था। तो आमने सामने चिल्ला के बात भी करते थे, कभी गुस्सा भी, गाली भी, जो भी है। तो मैं जो सामने वाली पोस्ट पे गया, और उसके बाद वहां हमने कपड़े चेंज किए, वो इसलिए कि इसके आगे हमने जाना था, जो अगली पोस्ट पे जाना था वो फॉरवर्ड स्लोप पे था, जो स्लोप एक्सपोज्ड है, दुश्मन के पोस्ट हमें देख सकते हैं, उधर आगे खेत वगैरह हैं, और कोई खास ज्यादा कवर पेड़ वगैरह नहीं थे। और वो कारगिल का दौर था, इन्फिल्ट्रेशन का, कारगिल का दौर था, जंग का। उस जी वक्त तो कोई बातचीत का मसला नहीं था, लोग फायरिंग करते थे एक दूसरे पे नुकसान पहुंचाने के लिए। तो जब हम चलने फाइनली हमने सबने चेंज किया, हमने पठान सूट पहने, जैसे सलवार कमीज वहां पे लोग पहनते हैं, हम भी वही पहन के चलते थे, एक शॉल ओढ़ लेते थे, और उसी के अंदर अपना हथियार छुपा के, ताकि वो लोग लोकल्स पे फायर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए इन्हीं से। वो अगर इनको ऊपर फायर करेंगे तो कल वो जब उनके टेररिस्ट आएंगे तो ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए लोकल यानी कि जो गांव वाले किसान हैं, औरतें जाती हैं, बकरियां चराते हैं, उसको उनके ऊपर फायरिंग नहीं करते। तो हम भी उसी आड़ में निकल जाते थे, ये हमारा एक मोडस ऑपरेंडी सा बन गया था। जब हमें आगे कोशिश करते थे हमें आगे की तरफ वॉक ना करना पड़े, जब करना पड़ता था तो ऐसे करते थे। अब जब हम चले तो 2-3 मिनट के बाद ही हमारे जेसीओ ने हमारे को ऊपर से रोका और कहा कि सर वो सामने वाली पोस्ट से वो कह रहे हैं, उसने पाकिस्तान आर्मी के जवान ने चिल्ला के बोला कि आपकी हरकत हो रही है आगे, वो हरकत रोको, हमारे को हुक्म आया, हमें फायर करना पड़ेगा। बाद में मैं इस बात को एनालाइज करता हूं कि फायर करना पड़ेगा बोल रहा है, फायर नहीं किया, यानी कि उसकी क्या वजह थी। अच्छा, फिर हमने कहा कि नहीं नहीं उनको बोलो कि हमारी नहीं है, तो ये तो सिविलियन है। तो कहता नहीं, हमें, मैंने बोला और वो कह रहे हैं कि नहीं हमें ये भी पता है ये आपके सीओ साहब है। अब मैं पिछले 3-4 दिन से पोस्ट पे चल रहा था, एलओसी बड़ी पोरस सी होती है, वो एक गांव है, वो जो एक गांव है जिसके बीच से एलओसी चलती है, तो ऐसे वाकया हो जाता है। अब मुझे लगा कि क्या मैं इनसे डर जाऊं, जवान क्या सोचेंगे। कई बारी एलओसी पे, एलओसी जैसे आप बोलते हैं, एलओसी पे
हम लोग एलसी बोलते हैं आर्मी में। जी जी, आपने लिखा भी है किताब। जी जी। उस पे माइंड गेम्स बहुत चलती हैं। डोमिनेशन ऑफ एलसी एलओसी क्या है? ये माइंड गेम्स हैं कि हम हावी हैं या वो, ये माइंड गेम्स हैं, मैं मानता हूं। तो मैंने सोचा अब करें तो हमारे मेरे जवान भी सोचेंगे कि हम डर गए, सीओ साहब डर गए। जी तो मनोबल भी एक बहुत बड़ी चीज है, उसी पे तो इंसान लड़ाइयां लड़ता है। बिल्कुल। और मैंने सोचा, और वो लोग भी देखा हमने कहा और सीओ दुबक के बैठ गया। तो मैंने फिर उसको सोचा थोड़ा, और फिर मैंने कहा कि आप ऊपर चलो टावर के ऊपर, टावर यानी कि जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, और उनके सामने टावर पे अब आप उसको ये बोलोगे वो जो मैं आपको बोलूंगा। और मैंने उसको ये बोला, उसने रिपीट किया कि अगर तुमने कहते हैं हमारा सीओ साहब जा रहा है, हमारा सीओ साहब रुकेंगे नहीं, हमारे सीओ साहब जाएंगे। तुमने गोली चलाई तो पहली गोली तो सीओ साहब को लगेगी नहीं, लेकिन पहली गोली चलते ही हमारे रॉकेट लॉन्चर, हमारे शेल्स, मोटर्स, सारी चीजें, तुम्हारी पोस्ट तबाह हो जाएगी, और तुम्हारा जितना नुकसान होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। वो भी जानते थे कि उनकी ये जो पोस्ट है, ये हमारे 3 पोस्ट इसके ऊपर हावी हो सकते थे, और हुआ है इन दी पास्ट। फिर हमने 5-7 मिनट का वक्फा दिया कि वो अपने कंपनी कमांडर जो काफी दूर एक पोस्ट में था उसको फोन पे बताएगा, और फिर एक्शन लेगा। और 5-7 मिनट के बाद फिर मैं हिम्मत करके चल पड़ा, हम लोग चल पड़े। वो अगले 20-30 मिनट जब तक कि हम कवर में नहीं पहुंचे, वो दे वर द लॉन्गेस्ट 30 मिनट्स ऑफ माई लाइफ, बिकॉज किसी टाइम भी ऐसे लगता था कि अब वो फायर करेंगे, लेकिन उन्होंने फायर नहीं किया। ऑल ओपन, और ऑलमोस्ट ग्राउंड। जी, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो व्यूअर्स को मिलेंगी इस किताब में। मैं आखिरी 2 कहानियों की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। एक कहानी जिसका सिरा महिलाओं से जुड़ता है। ये 2 बहुत अलग-अलग वाक़ये हैं, लेकिन ये बताते हैं कि एक ऑफिसर के तौर पर, उससे पहले एक जेंटलमैन कैडेट के तौर पर, एक जो पूरी अवधारणा है कि हाउ यू ट्रीट वुमेन, उसके ये 2 बड़े अलग-अलग शेड हैं। एक जब आप बतौर सीईओ तैनात थे और बगल के गाँव में कुछ महिलाएँ थीं, who were almost forced to get into sex work, prostitution kind of thing to survive, और हाउ यू डेल्ट विद इट, वो एक नज़ीर भी है। और जो सिविलियंस हैं उनके लिए भी एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है कि इस तरह के इश्यूज में किस तरह का बर्ताव होना चाहिए। और दूसरा जिसको आपने अपनी किताब के आखिरी में लिखा है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा तसल्ली बख्श चीज है। आई मीन ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जिसमें अपनी यूनिट को और बाद में ब्रिगेड को और अलग अलग चीजों को लीड करना है, या फिर जो मोस्ट सेलिब्रेटेड और टॉक अबाउट ऑपरेशन है सर्जिकल स्ट्राइक का, लेकिन उसके भी ऊपर आपने तवज्जो दी 2 शादियों को, 2 परिवारों को जो आपने नए सिरे से बसाया। सर, इट्स माय रिक्वेस्ट इफ यू कैन टॉक अबाउट इट। जैसा कि मैंने आखिर में लिखा है, और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, इसको मैं इतना महत्व देता हूं कि मैं नहीं कहता ये मेरी स्टोरी है एक, और ये बहुत छोटा सा 2 या 3 पेज का वाक्य लिखा है मैंने इसमें, कि मेरा जब रिटायरमेंट के वक्त एक फंक्शन में मुझे कहा गया कि आपकी व्हाट डू यू थिंक इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन ए पब्लिक फोरम, मैं स्पीच दे रहा था। तो मैंने थोड़ा सोचा अपनी कैरियर के ऊपर। मैंने देखा कि कितनी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी फेमस हो गई थी, मेरे इतने ऑपरेशंस हुए, पर्सनल अवार्ड, यूनिट साइटेशंस, ये वो मेडल्स, लेकिन वो नहीं, मेरे दिमाग में वो नहीं आया। मेरे दिमाग में आया कि जो मुझे प्यार, जो लॉयल्टी, जो अपनापन मुझे अपने जवानों से, जो अपने ऑफिसर से मिला है जिनके साथ मैंने सर्विस की है, वो ज्यादा मेरे लिए उठ खड़ा हुआ। तो मैं बोलने लगा था कि मैं इसके बारे में बात करूं, ये जवाब दूंगा। लेकिन जब मैंने जवाब दिया, वो भी नहीं दिया, और मैंने ये कहा कि सबसे ज्यादा बड़ी अचीवमेंट, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे मिली तो ये 2 शादियों से।
हमने 2 शादियां ऐसी कराई, दोनों हमारे यूनिट के ब्रेव हार्ट्स थे। एक मेजर रोहित शर्मा, जो मैं कह चुका हूं कि मेजर रोहित शर्मा की वाइफ, जो इनका पहला एनकाउंटर हुआ था, उनको शौर्य चक्र मिला, अवार्ड किया गया मरणोपरांत। उसके बाद उनकी वाइफ, अभी 2 ही साल उनकी शादी को हुए थे, और उनकी शादी हमारी ही यूनिट में एक ऑफिसर के साथ हुई, एक जो बैचलर ऑफिसर था, जो खुद भी आगे चल के एक वीर चक्र विजेता बने, जो हमारे यूनिट के सीईओ बने। दे आर लाइक अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। जब मैं ऐसी चीजें देखता हूँ, उनको देखता हूँ, उनके परिवार को, उनके 2 बच्चे हैं जो अब बड़े हैं, काफी बड़े हो गए हैं, तो बहुत खुशी महसूस होती है, सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। ठीक इसी तरह एक राइफलमैन अंतर सिंह था, एक जवान था जिसको सेना मेडल मिला मरणोपरांत एक एनकाउंटर में, 1998 में एनकाउंटर हुआ था। जब मैं उनके घर गया, वो नौशहरा के रहने वाले, नौशहरा J&K में, मैं उनके गांव में गया, थोड़ा चल के ऊपर जाना पड़ा पहाड़ी पे। तो जब उनके गांव में गया, मैंने देखा उसकी 2 साल की बेटी थी, और वो उसकी वाइफ बिलख बिलख के रोने लगी जब मैं उनके घर गया। उनका 13वां था। तो वहां पे भी मैंने थोड़ी बातचीत करी, हेल्प किया उनके परिवार में किसी को, और मतलब उसकी लड़की की शादी करवाई उनके परिवार, उनके ही परिवार में। लेकिन जब उस लड़की की शादी कराई, उसको पूरा हेल्प कुछ करना पड़ा मेरे को, मैं डिटेल में आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। उस जवान, उसको, वो भी एक एक्स फौजी था, उसको थोड़ा हेल्प करा जिसको, और मैंने कहा कि तुम इससे शादी करोगे, मैं तुम्हारे को हेल्प करके वो निकलवा दूंगा, जो वो फौज से निकलना चाहता था। तो वो सब करा के अब उसके बाद में मैं कई सालों तक उनसे मिलाप रखता हूँ, अभी तक मिलाप है। और अब उनके बाद में उसके, वो लड़की, पहले एक लड़की थी, उसके बाद 2 लड़के हो गए। आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज की तारीख में 2 लड़कों में से जो बड़ा लड़का है, वो जैकलाई ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग पा रहा है फौजी जवान बनने के लिए, और वो मेरी पलटन, हमारी पलटन 8 जैकलाई में आएगा। क्या बात। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, हम हर स्टोरी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि रीडर्स को कुछ अपने हिस्से की मेहनत भी करनी चाहिए, हमारा काम रास्ता दिखाना है। आखिरी में जनरल दुआ, आई वांट टू टॉक अबाउट द मोस्ट टॉक अबाउट ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक का। बहुत डिसहार्टनिंग था जिस तरीके से जब बटालियन शिफ्ट हो रही है, दूसरी आ रही है, और जिस तरीके से हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा। और फिर वो इतना जेन्युइन था व्हेन यू रोट ना कि यू वर डीलिंग विद ऑल दिस एंड ऑल ऑफ अ सडन यू रिसीव दिस न्यूज कि डिफेंस मिनिस्टर इज कमिंग। तो वो पूरा कन्वर्सेशन अगर आप बता सकें, वो और उसके बाद के जितने भी डिटेल्स आपने बुक में दिए हैं, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर कॉन्फिडेंशियल एंड हैज टू बी। देखिए, आज किसी को बोलो सर्जिकल स्ट्राइक, तो सबको बहुत जोश महसूस होता है कि हमने ये बड़ा अच्छा किया, ये एक ऐसा कदम था, जरूर रिक्वायरमेंट थी, बोल्ड स्टेप। लेकिन आप सोचिए, जिस दिन हुआ उड़ी का अटैक, तो उस दिन मुझे कैसे लगा, हम हमारे सब 18 लोग शहीद हुए। हम सबको कैसे लगा। 18 यंग सोल्जर्स, इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा नुकसान। और ये तब हुआ जबकि मैं कोर कमांडर था। मैं तो गिल्टी महसूस करता हूं अपने आप को। और उस दिन जब मैं उड़ी पहुंचा हेलीकॉप्टर से, वहां आग लगी हुई थी अभी तक, क्योंकि कुक हाउस में आग लगी थी, आसपास आग, लिटरली फायर्स लगी हों, एक बड़ा डिप्रेसिंग सीन होता है। बड़ी चार्ड बॉडीज हमने निकाली वहां से, जो जितने लोग इंजर्ड थे, आसपास ऑपरेशन चल रहे थे। तो वो एक ऐसा एक माहौल था दिलो दिमाग में। सुबह से अर्ली मॉर्निंग जब उठाया, तब से मैं नेगेटिव न्यूज ही सुन रहा हूँ। कितने फोन कॉल्स मुझे आए होंगे, मैं किताब में हर चीज नहीं लिख सकता हूँ। उस दिन कितने फोन कॉल, चाहे आर्मी हेडक्वार्टर हो, चाहे चीफ, मतलब चाहे कमांड हेडक्वार्टर हो, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सब लोग, पुलिस, डीजीपी, सब जानना चाहते हैं हुआ क्या। और बहुत सारे लोग जो मुझे, मेरे तक तो पहुंच भी नहीं सकते। तो ये सब हो रहा है। आर्मी चीफ ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुके थे यहाँ आने के लिए। ये सब के बीच में मुझे डिफेंस सेक्रेटरी का जब कॉल आया कि भाई, कि आज डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, तो मैंने बोला व्हाई टुडे, मतलब
ये मेरे मुंह से निकला और मैं कहता हूं कि हाँ, मैंने उस दिन मैं नहीं चाहता था कि और कोई आए। मैं अपनी काम करूं, ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट करूं, अगले दिन की होमेज सेरेमनी करनी है, मेरे को सब लोग बात कर रहे हैं वो करूं, या मैं सीनियर एक और ऑफिसर प्रोटोकॉल, एक और बिल्कुल, विजिटिंग। बिल्कुल मैंने ये सोचा, जो कि मैं कहता हूं हाँ बिल्कुल ये था। फिर लेकिन पर्रिकर साहब आए और आपसे बात हुई, जी, लेकिन दैट मैंने ये बरोबर रिमार्क। बाद बाद में मैंने ये सोचा कि अब इसका फायदा क्या हो सकता है, व्हाट गुड कैन कम आउट ऑफ इट। वो आए हैं, वो भी अपनी तरफ से ठीक है, वो रक्षा मंत्री, वो आना चाहते हैं, इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी, तो व्हाट गुड कैन कम आउट ऑफ इट। तो मैंने भी सोचा कि मेरी भी अब 2 ढाई साल सर्विस रह गई है, हम जिंदगी भर हर ऑपरेशन में यही होता है कि मतलब वो टेररिस्ट भेजते हैं, हम तो टेररिस्ट नहीं भेज सकते, तो हम हमेशा डिफेंसिव ही होते रहते हैं। कैन वी डू समथिंग, कैन वी डू समथिंग बिग, शायद एक सरकार इजाजत दे। और फिर आप बाकी चीजें आप उसमें पढ़िए, डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब वो मौका आया, आर्मी चीफ ने, आर्मी कमांडर ने, मेरे ऑफिस में हम सिर्फ 4 लोग थे, अलग से हमने जब बातचीत की, इन्होंने जो अपनी ब्रीफिंग दी, चीफ और हायर लेवल पे आर्मी चीफ और आर्मी कमांडर ने, उसके बाद जब मुझे कहा गया और मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि मैं कर दूंगा, आपका बस हमें आपकी इजाजत चाहिए, वी विल डू इट, हम ऐसा ऑपरेशन करेंगे जिससे कि उनको भी उतना ही हर्ट हो जितना वो हमेशा हमारे को करते हैं। और उन्होंने 1-2 सवाल पूछे और बहुत अच्छा एक आश्वासन दिया कि आप करें। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप एंड इट हैज चेंज द वे। इसके बाद और जैसे बालाकोट हुआ या डोकलाम में हुआ, इट हैज चेंज द वे वी हैव स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। जब आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में देखते हैं कि जो चाइना और लद्दाख में जो हुआ, फाइनली जाके हमने ऐसी एक पोजीशंस कुछ ऑक्यूपाई कर ली हैं जिसमें गलवान की लड़ाई देखो या हमारी जो पोजीशंस की ऑक्यूपेशन देखो, इसमें अब पता लगता है कि अब चाइना ने शायद इमेजिन नहीं किया था कि हिंदुस्तान ऐसे करेगा। इंडियन आर्मी और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इतना एग्रेसिव स्टैंड ले सकता है। जी, तो ये चीजें हैं जो बोल्ड स्टेप्स हम उठाने लग गए हैं। मेरी समझ से ये मेरे जैसे सोल्जर के लिए एक बहुत हार्टनिंग स्टेप है। मैं आपसे डिटेल नहीं जानूंगा क्योंकि रीडर खुद एक्सप्लोर करें, पर वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था जिस तरीके से आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, विच इज अ सिविलियन टर्म, यू गाइस नेवर यूज इट। डेट डिसाइड की कि यूएन में क्या चल रहा है, जी उसके बाद और उनको कंप्लेसेंट हो जाने दो, और उसके बाद फिर वील जी डू द ऑपरेशन। पर सर वो जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बड़ी कयामत की रात रही होगी कि हमारे लड़के उस तरफ हैं, पहली बार इतने बड़े स्केल पर ऑपरेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन बहुत वन वे है, मतलब एवरीथिंग वाज। या हाँ, जाहिर है कि इट वाज कल्मिनेशन ऑफ आवर प्रिपरेशंस फॉर वेरी डिफरेंट ऑपरेशन। मतलब जो पिछले 10 दिनों से 18 को उड़ी पे अटैक हुआ था, 28 की रात को हमने लॉन्च किया था, ये 10 दिनों में जो भी हमारी तैयारियां हुई हैं, जो जितनी सीक्रेसी रखी गई, वो सब तो किताब में लिखा है, जो जो हमने कदम उठाए थे, अभी 10 दिनों के बाद उसका टेस्ट होना था। और क्योंकि एक ऐसा ऑपरेशन था वेयर एनीथिंग कुड गो रॉन्ग। आप मानिए अगर आप वहां पर हैं और दुश्मन की तरफ से दोनों तरफ से शेलिंग हो जाए, हम पाकिस्तान पीओके में हैं और वहां पे दुश्मन की तरफ से शेलिंग हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता था कि हमारे को बहुत नुकसान होता। चाहे हम उनको नुकसान पहुंचा देते, लेकिन हम भी नुकसान उठा सकते थे। तो उस वक्त सबका टेंटर हुक्स पे होना मतलब एक जाहिर सी बात है कि हम लोग सब टेंस थे। वो तो जवान जाबाज थे जो अंदर गए, लेकिन हम सब टेंस थे, पूरी लाइनअप टेंस था, मैं अकेला नहीं, आर्मी कमांडर भी बैठे वो देख रहे थे। तो उस वक्त ये भी जरूरी था कि कम्युनिकेशन कम से कम रखा जाए। आप हर कदम पे पूछ नहीं सकते हैं, उनको अपना काम करने दिया जाए, और जितना आप ज्यादा रेडियो चैटर बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं कोई पकड़ा जाएगा, इंटरसेप्ट होने की आशंका। जी बिल्कुल कोई ना कोई इंटरसेप्ट होगा, कोई गलती हो जाएगी। तो वो रात एक, जैसे आपने कहा, कयामत की रात थी, और आई थिंक फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। और जब सुबह लौटे हमारे जवान, तो जो टीमें आई और एक एक के बाद एक जब रिपोर्ट आने लग गई, ये आ गए, ये अंदर हो गए,
एक भी कैजुअलिटी नहीं, एक भी किसी को नुकसान नहीं. सो आई थिंक fortune favors the brave. I'm repeating that, and I think it has changed the way India thinks today. यस, भारतीय सेना के सबसे गौरवशाली इतिहास के पन्नों में से एक. और एंड देन द सेलिब्रेशन, द रिलीफ सेलिब्रेशन की टास्क एक दिया गया था, वो पूरा हो गया. एंड आई फाउंड इट slightly comic as well when the fellow officer was seeking your permission कि सर मैं आपके मुंह में ब्लैक लेबल उड़ेल सकता हूँ. इसके बारे एंड में द वे यू wrote it कि अरे ये ऐसे वाले हैं, ये तो ग्लास भी खा जाएंगे इनको. मैं इतना बताना चाहूंगा सौरभ, ऑफिसर जो मौजूद थे उनसे पूछिए, मैंने एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं किया. ऐसे ही बातचीत हुई उस दिन. किसी और चैनल ने भी मेरे से पूछा था, तो मैंने उनको यही बताया कि ये एक बहुत अनयूजुअल ऑपरेशन था. यस. और आप इमेजिन कीजिए, ये वक्त है तकरीबन, मुझे लंच टाइम का टाइम था, रफ आई थिंक तकरीबन 2 बजे या रफली शायद इतना ही टाइम था, जब हम फाइनली हेलीकॉप्टर से इन टीम कमांडर्स को ला सके डीब्रीफ करने के लिए मेरे हेडक्वार्टर में, जो इनिशियल डीब्रीफ, ताकि हमें आर्मी हेडक्वार्टर को, कमांड हेडक्वार्टर को रिपोर्ट भेजनी थी. तब क्या हो चुका था, आप अगर इफ यू कास्ट योर माइंड बैक, आप सोचें उस दिन क्या हुआ था. हमारे डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूरी दुनिया को अनाउंस कर दिया था. और इसी बात पे मुझे गर्व है, हमने पाकिस्तान की तरह डिनाइबिलिटी नहीं यूज की कि ये टेररिस्ट तो है ही नहीं हमारे, हमने तो नहीं भेजे, ये तो आपके अपने फ्रीडम फाइटर हैं. हमने कहा हमने किया है. यस. और हमने इसलिए किया है क्योंकि आपने उड़ी किया है. हम आगे इसको नहीं बढ़ाना चाहते लड़ाई को, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तो ओनस इज ऑन यू, तो आपकी जिम्मेदारी होगी. तो उस दिन ये सब होने के बाद पहली दफा हमने, एलसी पे कई झड़पें होती हैं, लेकिन पहली दफा मेरे भी तकरीबन 4 दशक की सर्विस हो चली थी, पहली दफा ऐसा बोल्ड स्टेप सरकार ने लिया. तो मेरे जैसे जितने लोगों ने ऐसे ऑपरेशन में हिस्सा लिया, सबको उतना ही जोश था, खुशी थी इस बात की. और इधर से एक भी कैजुअलिटी ना होना हमें, मतलब आप मान लीजिए ऑपरेशन सक्सेसफुल है और कुछ कैजुअलिटीज हुई, तो एक तरफ से गर्व होगा, दूसरी तरफ से दुख होगा. तो इधर दुख वाली बात नहीं आई. तो जब वो आए तो मूड अपबीट होता है. यकीन मानिए उस वक्त हमें नहीं पता था कि सर्जिकल स्ट्राइक है कितना बड़ा वो बन जाएगा और आज हम ऐसे बातचीत कर रहे होंगे. हम सिर्फ खुश थे कि हमारे जवानों हताहत नहीं हुए. हाँ, तो मैंने उस वक्त ये चाय का और मिठाई का सिलसिला नहीं किया. मैंने वो किया जो उस वक्त मेरा मन किया कि ये तो लंच टाइम है या बियर टाइम है. हाँ, मैंने ऑफिस में बुला करके मैंने कहा इसकी जगह पे ये देंगे. और फिर मैंने मजाक के तौर पे, लेकिन सच बात है कि ये स्पेशल फोर्सेस वाले अपना गिलास चबा के खा जाते हैं, तो मैंने कहा मैं गिलास नहीं दूंगा, सीधा बॉटल से एक एक ड्रिंक सबके मुंह में डालेंगे. और फिर एक उनमें से एक ने कहा कि वो भी वही करना चाहता है मेरे साथ सेलिब्रेट करते हुए. उसने भी, तो हमने इस तरीके से सेलिब्रेट किया, एक अनयूजुअल ऑपरेशन और एक अनयूजुअल सेलिब्रेशन. यस. आखिरी में मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है एज अ रीडर कि आई फर्मली बिलीव दैट लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ शुड राइट मोर. आपके पिताजी आपसे कहते थे, आप कहते थे अभी आई एम बिजी इन सोल्जरिंग, नाउ यू हैव सम टाइम. मुझे लगता है कि सीओ के बाद के जो आपके एक्सपीरियंस हैं, आपको उनको भी लिखना चाहिए. वी ऑल विल बेनिफिट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. जी, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस कॉन्फिडेंस इन मी. और मुझे अच्छा लगता है और मैं लिखूंगा. मैं ऐसी चीजें और उठा रहा हूं. मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि टाइम लगेगा, लेकिन मैं लिखूंगा. और दूसरी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हम इस बुक को भी, इसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी कर रहे हैं. बहुत जरूरी है, हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में. तो हिंदी से शुरुआत करेंगे और दूसरी भी हम कोशिश करेंगे. आइडिया इज कि इसकी ये स्टोरी बुक, जैसे आपने कहा कि और लिखना चाहिए, तो मैं चाहता था कि छोटी सी किताब, वो आपने भी शुरू में कहा छोटी सी किताब, जो आपने कहा कि जब आपने पढ़ी
आप मेरे से बात कर रहे थे बिफोर द इंटरव्यू कि जब आपने पढ़ा तो आपने एक गो में पढ़ा, कई लोगों ने मुझे कहा है मैं वो चाहता था। हालांकि ये और मैं आपको, जी हालांकि ये प्लीज कहिए। 12 स्टोरीज हैं, आप कोई भी एक स्टोरी पढ़ सकते हैं विदाउट हैविंग रेड द प्रीवियस स्टोरी। जी जी लेकिन आइडिया यही था कि कम लिखो लेकिन उतना जिसमें कि हो, तो होपफुली आगे लिखूंगा। इरादा सिर्फ एक है कि यूथ of this country should दे get शुड फील इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। they should feel inspired and motivated. Everyone doesn't have to become a soldier. यस। सबको सबको जरूरी नहीं है कि आर्मी में ज्वाइन करना है, लेकिन यूथ जो है हमारे मोटिवेट होने चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश को आगे ले जाएंगे अपने अपने फील्ड वॉक ऑफ लाइफ से अच्छा काम करते हुए। थैंक यू सो मच। किताब वाला का ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइए। एक बार फिर से आपको किताब की ब्यौरे दे देता हूँ। इंडियाज ब्रेव हार्ट्स, अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, रिटन बाय लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। और इसका जो फॉरवर्ड है, प्रस्तावना है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे ने लिखी है और जगरनॉट ने इसको पब्लिश किया है। 299 रुपए इस किताब की कीमत है। आई एम श्योर ऑनलाइन में कुछ छूट वगैरह भी रहती होगी, इसलिए मैं किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ। किताब वाला में आज के लिए इतना ही। एक नई किताब, एक नए ऑथर के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे। खूब सारी किताबें पढ़ रखी हैं, तो इस बार गैप नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनरल, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।